नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है संविधान समझे के आज के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोडों में हमने बात की लोकतंत्र पर और फिर संविधान और गांधी जी के जुड़ाव को बेहतर तरीके से समझा। इसमें हमारी बहुत अच्छे से मदद की विष्णु प्रसाद जी ने, जो सिनर्जी संस्थान के स्थापकों में से एक हैं। फिलहाल वो अध्ययन कर रहे हैं संविधान और सिविक एजुकेशन जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उस पर, और साथ ही सेशन डिज़ाइनिंग को लेकर भी चर्चा में शामिल रहते हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे संविधान दिवस पर। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि जब संविधान हमारा 26 नवंबर को तैयार था, तो 26 जनवरी का क्यों चुनाव किया गया, इसे सेलिब्रेट करने के लिए, इसको उत्साहपूर्ण तरीके से मनाने के लिए। इस सवाल को हम आज के इस एपिसोड के आखिरी में लेंगे। सबसे पहले अभी चलते हैं, विष्णु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और संविधान के जितने भी हमारे आज के सवाल हैं उन सबको सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। धन्यवाद पिंकी। तो विष्णु जी, आपसे सबसे पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है कि संविधान क्या है और क्यों ज़रूरी है संविधान का होना हमारे भारत देश में। तो संविधान एक किताब है। ये एक नियमों की किताब है और इन नियमों से देश चलता है। अ, ये सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर है। इससे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी पद, कोई भी संस्था इससे ऊपर नहीं है। सब कुछ इन संविधान से ही बंधा हुआ है। दूसरा आपका सवाल है कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। हमारे घर के नियम होते हैं, हमारे स्कूलों के नियम होते हैं, हमारे ऑफिस के नियम होते हैं। भारत जैसे विशाल देश और विविध देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता है। और हमारे संविधानकर्ताओं ने लगभग 3 साल तक मेहनत करके इस बहुत ही खूबसूरत संविधान को तैयार किया है। संविधान हमारे भारत देश का सबसे सर्वोच्च कानून है, और जब हम संविधान को समझने चलते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो है बहुत अलग अलग देशों से इंस्पायर होके बनाया गया है। अन्य देशों के संविधानों से काफ़ी मिलता जुलता भी है, लेकिन ये अलग भी है। ये अलग किस आधार पे हो और किस तरीके से है, उसके क्या मूल्यांकन होंगे हम जब कहते हैं कि हमारा संविधान अलग है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। तो निश्चित ही पिंकी, भारत का जो संविधान है ये बाकी देशों के संविधान से बहुत ही विशेष है, बहुत ही अलग है। अगर इसकी भारत के संविधान की बात करें तो एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अ, और ये लिखित है। कई देश ऐसे हैं जिनका संविधान लिखित नहीं है, ऐसे भी देश हैं। अ, एक तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा, कुछ देशों के संविधान में बड़ी आसानी से बदलाव किया जा सकता है। कुछ देश के संविधान में बिल्कुल नहीं किया सकता, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भारत का जो संविधान है ये थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। इसके कुछ प्रोविज़न में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किए जा सकते। जैसे इसके जो बेसिक ढांचा है, बेसिक मूल्य है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ प्रोविज़न है जहाँ पर आसानी से बदलाव किया जा सकता है। तो एक तो इसकी ये विशेषता है। दूसरा, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है कि भारत का जो भी नागरिक होगा वो इस देश का नागरिक होगा, किसी राज्य का या प्रदेश का, प्रांत का नागरिक नहीं होगा। भारत में एक व्यक्ति एक वोट का की व्यवस्था है कि व्यक्ति का जो भी किसी भी वर्ग से हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, उसकी वैल्यू, एक व्यक्ति की वैल्यू एक वोट है, वो कोई भी व्यक्ति हो। ये प्रोविज़न किया गया है। निश्चित ही जो इसके 3 अंग हैं वो बड़ा चेक एंड बैलेंस के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस तरह की कुछ बहुत ही ये इसको अलग बनाता है। अ, एक ये है कि हमारे देश में संघीय ढांचे को हमने अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्य आपस में अलग भी हैं और लेकिन अलग भी नहीं है, दोनों ही तरह से है। इसमें केंद्र को थोड़े ज़्यादा पावर दिए गए हैं। तो इस तरह का ये है जो ये बाकी देशों के संविधान से अलग बनाता है। हमारे देश के जो संविधानकर्ता उन्होंने बहुत सारे देश के संविधान का अध्ययन किया और
जहाँ जहाँ पर भी अच्छी बातें उन्हें मिली उसको उन्होंने शामिल किया है। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, ये अमेरिका से लिया गया है। जो संघीय ढांचा है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही होंगे, ये कनाडा से लिया गया है। मंत्रिमंडल संसद के लिए जवाबदार होंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह के कई देशों की अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया है और हमारे संविधानकर्ताओं ने कोशिश की है कि इस विशाल और विविध देश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ और आदर्शवादी संविधान को बनाया जाए। भारत का संविधान बहुत ही मानवीय मूल्यों पर आधारित संविधान है। हमारे संविधानकर्ताओं ने कोशिश की है कि ये एक बहुत ही आदर्शवादी संविधान बने और ये वो आदर्श क्या होंगे, वो कहता हमारा प्रियम्बल। जब प्रियम्बल की आप बात कर ही रहे हैं तो यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो हमेशा मैं सोचती हूँ कि संविधान जो हमारा भारत देश का है वो सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, लेकिन फिर भी इस इतने बड़े संविधान में जिसमें इतने सारे पन्ने हैं उसमें इस एक पन्ने का सबसे ज़्यादा महत्व है। इतना महत्व क्यों संविधान के प्रियम्बल को? हमारे संविधान कर्ता जिस तरह का संविधान बनाना चाहते थे उन्होंने उस तरह का संविधान बनाया और इसका परिचय देता है इसकी प्रस्तावना। इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि हमारा देश कैसा होगा। प्रस्तावना बेसिकली तीन चीज़ें बताता है कि एक तो ये हमारे देशों के द्वारा ही बनाया गया है, दूसरा भाग ये कहता है कि हमारा देश कैसा होगा, हमारा राष्ट्र कैसा होगा, ये बताता है। और तीसरा हिस्सा इसका बताता है कि नागरिकों को क्या मिलेगा। तो मेरे हाथ में ये उद्देशिका है, मैं जैसे इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पदनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मान्वित करते हैं। इसका एक एक शब्द ये कहता है कि हमारा देश कैसा होगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा विष्णु जी, अब आप हमें ये बताइए कि जब भी संविधान की बात होती है तो हमने अक्सर देखा है कि B.R. अम्बेडकर जी का नाम सबसे अधिक आता है, जबकि संविधान सभा में 296 लोग थे। और कौन से लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे से योगदान किया और जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे श्रोताओं के लिए? तो निश्चित ही जब भी संविधान की बात होती है तो अम्बेडकर जी का चेहरा सामने आता है और डेफिनेटली अम्बेडकर जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत जानकार थे संविधान के। लेकिन उनके अलावा भी काफ़ी लोग थे जो काफ़ी सक्रिय थे और संविधान की जानकारी रखते थे। जैसे आपने कहा कि 296 मेंबर्स उसमें थे। उसमें B.N. राव साहब थे, उसमें पंडित नेहरू थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, उसमें अलादी कृष्णा स्वामी थे, गणेश मादलेकर जी थे, ऐसे कई विद्वान उसमें शामिल थे। महिलाएं थी, 12 महिलाएं उसमें शामिल थी, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर थी, हंसा जी थी, ऐसे कई महिलाएं उसमें रही हैं। और B.N. राव साहब को पूरी संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। B.N. राव साहब ने लगभग 60 देशों के संविधान का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने काफ़ी अलग अलग देशों का भ्रमण भी किया और उन्होंने संविधान सभा का एक ड्राफ्ट बनाकर जो अम्बेडकर जी की सात लोगों की समिति थी उसको वो ड्राफ्ट सौंपा। तो ऐसा नहीं है कि केवल अम्बेडकर ही पूरा संविधान लिखने में थे, सब लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, इसमें महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान है। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से हमारे नागरिकों के लिए ही है, लेकिन इसमें वो कौन सी खास पहलू है जो हमारे नागरिकों के लिए है, जो आम जनता के लिए है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। वैसे तो हमारा पूरा संविधान ही नागरिकों के लिए है और हर नागरिक को उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आपका सवाल है कि क्या ऐसी बात है जो नागरिकों के लिए सीधे रूप से, तो मैं कहूँगा उसके अधिकार और कर्तव्य।
तो संविधान ने कुछ अधिकार भी दिए हैं और कुछ विशेष रूप से मौलिक अधिकार दिए हैं जिसकी रक्षा करना कोर्ट की जवाबदारी है और उसको सरकार भी हनन नहीं कर सकती। तो संविधान में आर्टिकल 14 से लेके 35 तक इसका जिक्र है, जो अलग अलग तरह के अधिकारों की बात करता है, जिसमें समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे इस तरह के कुछ अधिकारों को शामिल किया गया है। मैं कुछ कोर्ट के डिसीजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से इन अधिकारों की रक्षा कोर्ट करता है। ये बात है सन 2000 की। दिल्ली सरकार का एक स्कूल है जहाँ पर पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि टीचर्स बच्चों को पिटाई करते हैं और इसको लेके वो कुछ करना चाहते थे। तो शिकायत करने से पहले उन्होंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना एक बार दिल्ली सरकार का कानून क्या कहता है उसको समझ लिया जाए। तो कानून जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें एक बात लिखी थी कि अगर कोई बच्चा शरारत करता है या मस्ती करता है या शिक्षक की बात नहीं मानता है तो उसे हल्का दंड दिया जा सकता है, जिसमें ये कहा गया था अधिकतम 10 छड़ी मारी जा सकती है। इसको लेके उनके लगा कि ये तो ठीक नहीं है, तो वो लोग हाई कोर्ट गए और जब हाई कोर्ट में इस पर बात हुई तो सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये डिसिप्लिन को बनाने के लिए है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। समता के अधिकार का जो अनुच्छेद है उसको लेके उसमें उन्होंने तर्क दिया हाई कोर्ट ने कि क्या जब बड़े गलती करते हैं तो उनकी पिटाई होती है, तो जब उनकी पिटाई नहीं होती बच्चों की क्यों? तो और ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है जो बच्चों के जीवन जीने के अधिकार का भी हनन करता है। तो इस तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो जैसे ये अधिकार है वैसे ही कई सारे अधिकार है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते, किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाकर आप काम नहीं करवा सकते, हर व्यक्ति को अपने धर्म की मानने की का अधिकार है, उसको पूजने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसके लिए सूचना का अधिकार कानून सरकार लेके आई कि व्यक्ति बोलेगा तब ही जब उसको जानकारी होगी, तो इस तरह के अधिकार की आवश्यकता को संविधान लेके आया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संविधान ने ये भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। शुरू। ये तो बात रही अधिकारों की, वही कर्तव्य भी है कुछ हमारे नागरिकों की। लेकिन ये बहुत ही रोचक बात है कि 1950 में हमारे पास संविधान तैयार होकर आ चुका था, लेकिन उसमें कर्तव्य नहीं थे। कर्तव्य जो है 1976 में आए। ऐसा क्यों हुआ? और साथ में ये भी सवाल है कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो फिर ऐसे में देश के जो हमारी सरकार है वो क्या करती है? संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों पर काफ़ी चर्चाएं हुई और काफ़ी संविधान सभा के सदस्यों का मानना था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। स्वयं गांधी जी का मानना था कि अगर हम हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन ठीक से करते हैं तो हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन काफ़ी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि उस समय ऐसा हमारे संविधानकर्ताओं ने माना कि लोगों की नैतिकता काफ़ी मजबूत है, इसलिए कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपका दूसरा सवाल कि अगर कोई कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो क्या? तो देखिए, संविधान कहता है कि अगर कोई नागरिक किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है, चाहे वो कोई नागरिक हो या सरकार हो, दोनों के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है। लेकिन यदि कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए संविधान ने कोई भी पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं रखा है। ये उसकी नैतिकता है कि उसको ऐसा करना चाहिए। संविधान जब बन रहा था तब भाषा पर बहुत चर्चा रही, बहुत लंबी बहस हुई। उसके बाद भाषा को जिस तरह से निर्धारित किया गया वो और उसके नए और भी पहलू आज भी चर्चा के पात्र बनते हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं या फिर जब भी संविधान में किस तरह के संशोधन की बात होती है
या फिर किसी राज्य से जो वहाँ की भाषा है उसकी जब चर्चा होती है, तो हमेशा संविधान ने जो भाषा रखी है हमारे देश के लिए उसको ज़रूर हम एक बार और देखते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्या है वो भाषा का, किस तरह से भाषा को संचारित किया गया हमारे संविधान में और हमारे नागरिकों के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी। संविधान सभा में जब भाषा पर चर्चा हो रही थी तो ये बहुत ही एक गर्म माहौल बना था, क्योंकि जब भी भाषा की बात होती तो ये सीधे संस्कृति से जुड़ता है। और जो हिंदी की पैरवी करने वाले सदस्य थे, उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ ये बात रखी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। लेकिन संविधान जब बना तब भी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, और आज भी कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा 50 भाषाएं बोली जाती है, उसमें 13 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। हर एक भाषा के बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। और भारत जैसे विशाल देश में, इतने विविध देश में, जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती है, किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना बाकी भाषा के साथ साथ न्याय नहीं होता। किसी एक भाषा को राष्ट्रीय दर्जा का भाषा तो नहीं दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही प्रांतीय भाषाओं को भी उचित सम्मान की व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें अल्पसंख्यक की बात भी की गई है। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब केवल धर्म के आधार पर नहीं है, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक की बात की गई है। अनुच्छेद 29 में कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम भाषा, उनको भी अपनी संस्थाएं शुरू करने का अधिकार इसमें दिया गया है, जो मौलिक अधिकार कहता है। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पर हिंदी और इंग्लिश को संसदीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें कहा गया कि विधानसभा की भाषा प्रांतीय भाषा ही होगी, जैसा राज्य तय करें। लेकिन जो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी में बोली जाती है, उसको आधिकारिक लिखने की भाषा के रूप में लिया गया है। और जो न्यूमरल्स हैं वो बोले जाने में 1 2 3 4 ही होंगे, लेकिन उसका लिखित स्वरूप स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, जो 1 2 3 है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। लेकिन किसी भी नागरिक को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो हिंदी या इंग्लिश या किसी अन्य भाषा में अपने आवेदन करें। संविधान ये कहता है कि नागरिक को जो भी भाषा आती है उस भाषा में वो किसी भी विभाग में आवेदन कर सकता है। ये विभाग की जवाबदारी होगी कि उसका ट्रांसलेशन करवाए या समझे, पर ये नागरिक इसके लिए मजबूर नहीं है, नागरिक इसके लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब कि अगर हरदा में ही हम बात करें तो हमारे हरदा के वासी अगर किसी को कोरकू या गोंडी की भाषा आती है, उनको उसमें लिखना आता है, तो अपना आवेदन वो उसमें लिख के जमा कर सकते हैं। ये पुलिस की या फिर जिस भी अधिकारी को दिया जा रहा है वो उसकी जवाबदारी है कि वो उसको ट्रांसलेट करके समझे और उस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह। अच्छा विष्णु जी, संविधान ने देश में कार्य को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए उसके लिए कुछ पिलर्स निर्धारित किए हैं। वो पिलर्स क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका आधार क्या है, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं प्लीज। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र हमेशा बना रहे, इसकी व्यवस्था संविधान ने की है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 सरकार के अंग हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विधायिका काम है विधेयक बनाना, कानून बनाना, ये संविधान में संशोधन करते हैं। और संसद कानून बनाती है। संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद तक पहुंचते हैं। इसके 2 भाग है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी इसका एक पार्ट है। मुख्यतः विधेयक का काम है कि कानून बनाना और संविधान में संशोधन करना। दूसरा अंग है इसका कार्यपालिका। जो भी कानून बने हैं, जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं, उनको जमीन तक पहुंचाने का काम कार्यपालिकाएं करती है, जिसमें पूरा एक हमारे अधिकारी लोग हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं।
ये जो भी कानून बने हैं और उसको लोगों तक ले जाना है, इसमें अगर कहीं कमी रहती है तो न्यायपालिका का ये काम है कि अगर कोई भी इन कानूनों का उल्लंघन करता है उसको न्याय देने का काम संविधान करती है। तो संविधान में बहुत ही चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हर जगह रखा गया है और इन तीनों अंगों को ही एक दूसरे से ये निर्भर भी है और निर्भर नहीं भी है, इस तरह का बनाया गया है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी इंटरेस्टिंग जवाब के साथ हमारा सबसे पहला और आखिरी सवाल है कि जब 1949 यानी 1949 में 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो चुका था, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतज़ार क्यों किया गया? ये 2 महीने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लिया गया? उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे संविधान निर्माता ने तय किया कि हम 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करेंगे। ये तिथि इसलिए तय की गई थी क्योंकि 1930 26 जनवरी 1930 को हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी की आज की चर्चा में आप शामिल हुए और फिर से एक बार वक्त निकाला, हमें संविधान के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। बहुत सारी जानकारी है, पहली बार थी मेरे लिए भी और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, चर्चा करके। हमारे श्रोताओं के लिए भी ये बहुत ही जानकारी भरा एपिसोड हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से समय देने के लिए। थैंक यू पिंकी। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे संविधानकर्ताओं ने बहुत ही मानवीय मूल्यों पर आधारित बहुत ही आदर्शवादी संविधान बनाया है और हम सबका ये कर्तव्य है कि संविधान को जाने, उसको माने और उसको अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे नए मुद्दे के साथ और नई चर्चाओं के साथ, जिसमें फिर से विष्णु जी हमारे साथ रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।